जब अभिलेख लिखने वाला सम्राट स्वयं कह रहा है यम धम्म लिपि अर्थात यह धम्म लिपि है, तो आप कौन होते हैं इसका ब्राह्मी लिपि में नामकरण करने वाले। सम्राट अशोक ने लगभग अपने सभी शिलालेख में लिखवाया है कि यम धम्म लिपि अर्थात यह धम्म लिपि है, क्योंकि धम्म लिपि उस दौर में व्यापक रूप में प्रचलित थी। तो वर्तमान इतिहासकारों ने धम्म लिपि को ब्राह्मी लिपि का नाम क्यों दिया, जबकि केवल कुछ साहित्य में कुछ जगह पर नाम मिलता है, वो भी बाम्बी लिपि के नाम से, न कि ब्राह्मी लिपि से। आखिर क्यों अक्सर बुद्ध की विरासत पर अतिक्रमण किया जाता है, आखिर क्यों? इस सवाल को अगर कोई तर्क से सोचे और इतिहास के पन्नों से तहकीकात करे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि प्राचीन भारत का इतिहास, जो सिंधु सभ्यता के दौर से लेकर 28वें बौद्ध तथागत गौतम बुद्ध तक संपूर्ण बौद्ध सभ्यता का इतिहास है। तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भी 1700 साल तक संपूर्ण भारत बौद्धमय भारत था। इसे कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि इसके अनेक ऐतिहासिक सबूत आज भी मौजूद है धम्म लिपि के स्वरूप में। भारत में इतिहास के पन्ने झूठ की बुनियाद से भरे हुए हैं। किसी भी देश के नागरिकों को इतिहास से प्रेरणा मिलती है। अगर कोई प्रेरित भी हो जाए और ज्ञान की सतह से रूह तक जाए तो उसे अफसोस जरूर हो जाएगा, क्योंकि जिसे वो अपनी जागीर समझ रहा था वो किसी और की चुराई हुई विरासत है। भारत के कुछ तथाकथित विचारधारा के लोग भारत की मूल प्राचीन लिपि तथा आशिया की सारी लिपियों की जननी माने जाने वाले धम्म लिपि को ब्राह्मी लिपि में स्थापित करने में लगे हुए हैं। इनका तार्किक अनुमान केवल यही है कि इनके शास्त्रों में ब्राह्मी शब्द है और इनके शास्त्र बौद्ध काल से अधिक पुराने हैं, इसीलिए इस लिपि को ब्राह्मी लिपि कहा जाना चाहिए। आज भी आप प्राचीन बौद्ध में भारत के ऐतिहासिक सबूत अपने आंखों से देख सकते हैं, बौद्ध स्तूप, बौद्ध गुफा एवं असंख्य पाली प्राकृत शिलालेख के स्वरूप में। अजीब बात तो यह है कि जो लोग अपना इतिहास बौद्ध काल से पुराना बता रहे हैं, वो अक्सर सबूत और तर्क की कसौटी पर फेल हो जाते हैं। झूठ की बुनियाद पर बसे फर्जी इतिहासकारों से कोई सवाल भी करे तो इनके तर्क भी बड़े अजीब होते हैं, जैसे कि जिन शास्त्रों को बौद्ध सभ्यता से प्राचीन बताते हैं, उस शास्त्र का अगर आप कोई सबूत मांगते हैं तो आपको तर्क बताएंगे कि इनके पूर्वज उन तमाम शास्त्र ग्रंथ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक संस्करण यानी ओरल ट्रांसफर करते थे। किसी भी मायने से देखे तो क्या ये बात आपको हजम होती है? शायद इसीलिए दुनिया इन पर हंसती है। अगर इनकी बातों को सच भी मान लिया जाए तो एक आम इंसान तर्क के आधार पर पूछ सकता है कि आपके पूर्वज सब कुछ ओरल ट्रांसफर कर रहे थे, तो आपको किसी लिपि की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब आज तक ढूंढ रहे हैं, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मिथ्या का कोई सबूत नहीं होता। जैन धर्म का मानना है कि भगवान ऋषभदेव ने अपने बेटी के नाम से प्रेरित होकर इस लिपि का नाम बाम्बी रखा, लेकिन इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। अगर इसे सत्य मान भी लिया जाए तो हम उस सत्य को भी नकार नहीं सकते कि ये लिपि पहले से मौजूद थी, जिसका नामकरण भगवान ऋषभदेव ने अपने बेटी के नाम से किया है। लेकिन अजीब बात तो यह है कि भगवान ऋषभदेव बाम्बी से नामकरण कर रहे हैं, ना कि ब्राह्मी से। भारत के प्राचीन लेखन का इतिहास सम्राट अशोक के अभिलेखों से शुरू होता है। सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों का भाष्य किया और पहली बार प्राकृत पाली शिलालेखों का अनुवाद हुआ। जेम्स प्रिंसेप ने इस शिलालेखों की लिपि का नाम इंडिक लिपि रखा। बाद में जब उन्हें विश्वास हो गया कि ये सभी शिलालेख सम्राट अशोक द्वारा लिखे गए हैं, तो उन्होंने इस लिपि को अशोकन लिपि कहा। जेम्स प्रिंसेप ने अपने संपूर्ण लेखन और संशोधन में इस लिपि को कहीं भी ब्राह्मी नहीं कहा। असल घालमेल तो आशियाई भाषा एवं लिपि विशेषज्ञ टेरियन द लेकोपेरी ने किया। बौद्ध महायानी पाठ ललित विस्तार और जैन पाठ सामवंग सूत्र जो 6वीं शताब्दी में लिखे हैं, लेकोपेरी ने इन ग्रंथों के आधार पर बाएं से दाएं ओर लिखे लिपि को ब्राह्मी कहा और दाएं से बाएं ओर लिखे हुए लिपि को खरोष्टी कहा। लेकोपेरी ने कोई प्रमाण नहीं दिया कि मूल रूप से ललित विस्तार और सामवेंग सूत्र में जिस लिपि का वर्णन है वही लिपि ही अशोककालीन ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि है। खैर छोड़िए, वैसे तो लेकोपेरी साहब 2 लिपियों के अलावा इन्हीं ग्रंथ में वर्णन किए अन्य 65 लिपियों के बारे में भी चुप्पी साधे हुए है। ये धम्म लिपि है क्योंकि अभिलेख लिखने वाला सम्राट स्वयं कह रहा है यम धम्म लिपि अर्थात यह धम्म लिपि है। तो चलिए देखते हैं सम्राट अशोक द्वारा लिखित कुछ शिलालेख जो सत्य की कसौटी में अव्वल स्थान पर है। पहला शिलालेख गुजरात के गिरनार पर्वत का है। इस शिलालेख के प्रथम लाइन में लिखा है यम धम्म लिपि देवान प्रिय न प्रिय दसीन राजा लेखा पिता। इसी शिलालेख के 10वीं लाइन में लिखा है यदा अयम धम्म लिपि लिखिता।
खालसी शिलालेख की 13वीं लाइन में भी लिखा हुआ है इयम धम्म लिपि लिखिता। इसी के साथ धौली की शिलालेख में भी लिखा हुआ है एथाय अट्ठाय इयम धम्म लिपि लेखिता। ऐसे और 45 से ज्यादा शिलालेख स्तंभ लेख सम्राट अशोक द्वारा लिखे गए हैं जिसमें धम्म लिपि का वर्णन है। लेकिन ऐसे सबूतों के बावजूद भी स्वयं घोषित धूर्त विरोधक धम्म लिपि का अनुवाद धम्म लेख के स्वरूप में करते हैं और अपने मंद बुद्धि मूर्खता की मिसाल भी स्वयं ही देते हैं। सम्राट अशोक द्वारा लिखे गए अभिलेखों में लिपि, लेखापिता, लेखिता जैसे शब्दों का उपयोग हुआ है। लेखापिता यानी लेखिता यानी लेख लिखने वाला, यहाँ लेख शब्द भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। सम्राट अशोक को लिपि और लेख दोनों शब्द पता थे, इसीलिए सम्राट अशोक ने अपने सारे अभिलेखों में लिपि को धम्म लिपि कहा है, वरना धम्म लेख लिखते। एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि उनके राज्य में अनेक लिपियां थी, उनमें से धम्म लिपि को सभी लोग पढ़ सकते थे, अन्यथा अशोक ने सभी लेखों को पूरे राज्य में अलग अलग लिपियों में लिखा होता। सम्राट अशोक के धम्म लिपि को अस्वीकार करने का मुख्य कारण है धम्म लिपि में आया हुआ शब्द धम्म, क्योंकि धम्म लिपि नाम लोगों को भगवान बुद्ध के धम्म से जोड़ता है। धम्म लिपि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है और एशिया की सभी लिपियों की जननी है। ये सत्य अगर किसी के जहन में रहेगा तो जाहिर है कि लोग सबसे पहले इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि धम्म क्या है और भारत की प्राचीन लिपि का नाम धम्म लिपि क्यों पड़ा होगा। लोग जागरूक बनेंगे, संशोधन करेंगे और सत्य दुनिया के सामने आ जाएगा। भारत में धम्म लिपि के बाद अनेक लिपियों का विकास हुआ, जैसे कि शुंग लिपि, कुषाण लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि और देवनागरी लिपि। इन लिपियों में भी धम्म लिपि की तरह उन लिपि का नाम दिखाई देता है, लेकिन किसी भी लिपि एवं भाषा की डिक्शनरी में ब्राह्मी एक वनस्पति के अलावा और कुछ नहीं है।